एडजी पर वापस स्वागत है तुम्हारे पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज गौरव और स्वाति तुम्हें क्लास 11 बायोलॉजी यानी सीबीएसई क्लास 11 के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को कामली रिवाइज कराएंगे। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन तुम बस सुनकर भी कॉन्सेप्ट्स पकड़ सकते हो। हम क्लासिफिकेशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा फंगी और फिर प्लांटे, एनिमेलिया, वायरसेस, वायरोइड्स, ट्रायंस और लाइकन्स को कनेक्ट करेंगे। और सुनते समय सिर्फ पैसिव मत रहना। जब भी मैं पूछूं, 1 सेकंड रुककर अपना आंसर सोचो। अगर नोटबुक है तो 5 किंगडम के नाम और क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया लिख लेना। चैप्टर का असली मजा तब आएगा जब हम पूछेंगे कि पुराने सिस्टम्स इनएडिक्वेट क्यों थे और बैक्टीरिया, फंजाई या यूग्लेना को सही जगह रखने के लिए कौन सी फीचर्स देखे जाते हैं। एक क्लासरूम सिचुएशन इमेजिन करो। टीचर बोर्ड पर एक मशरूम, एक बैक्टीरियम और एक अमीबा बनाकर पूछती है, क्या तीनों को सिंपली प्लांट या एनिमल कह देना इनफ होगा? पहली नज़र में क्लासिफिकेशन आसान लगती है, लेकिन बायोलॉजी में अपीयरेंस अलोन हमेशा रिलायबल नहीं होता। सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जैसे डीपर पॉइंट्स भी देखने पड़ते हैं। तो हमारा लर्निंग मैप क्लियर है। पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, फिर एरिस्टोटल और लिनेस से विटेकर तक का बदलाव समझेंगे। उसके बाद मोनेरा में बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी, प्रोटिस्टा के ग्रुप्स और फंगाई की स्ट्रक्चर तथा रिप्रोडक्शन आएगी। अंत में प्लांटे, एनिमेलिया, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकन्स के एग्जाम पॉइंट्स लेकर फाइनल चैलेंज करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का बेसिक मीनिंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत डाइवर्स हैं, इसलिए उन्हें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर ग्रुप्स में अरेंज करना यूजफुल होता है। शुरुआती सिविलाइजेशंस में क्लासिफिकेशन साइंटिफिक क्राइटेरिया से नहीं, बल्कि यूटिलिटी, अपीयरेंस और हैबिटेट के आधार पर होती थी। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए ऑर्गेनिजम्स को पहचानना प्रैक्टिकल जरूरत थी, लेकिन यह बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन नहीं करती थी। यह एक छोटा चेक। अगर लोग किसी ऑर्गेनिज्म को इस आधार पर ग्रुप करें कि वह खाने के काम आता है या नहीं, तो क्या इसे उसकी सेल टाइप पता चलेगी? नहीं। यूटिलिटी हमें ह्यूमन यूज बताती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नेचर नहीं। इसलिए साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को ऑब्जर्वेबल अपीयरेंस से आगे जाकर इंटरनल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड करनी पड़ी। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन को एक कंपैरेटिवली साइंटिफिक बेसिस देने की कोशिश की। उन्हें प्लांट्स को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में रखा। एनिमल्स को रेड ब्लड वाले और रेड ब्लड के बिना वाले ग्रुप्स में डिवाइड किया। एग्जाम में एरिस्टोटल के साथ 2 कीवर्ड्स याद रखो, सिंपल मॉर्फोलॉजी और अर्ली साइंटिफिक अटेम्प्ट। लेकिन एरिस्टोटल का सिस्टम कंप्लीट नहीं था। मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी फॉर्म यूजफुल है, पर ऑर्गेनिजम्स की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या न्यूट्रिशन जैसी बातें उससे पूरी तरह नहीं समझ आती। यही चैप्टर का बड़ा लेसन है। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फिक्स्ड नहीं रहते। जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, सिस्टम भी रिफाइन होता है। लिनियस के टाइम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। इसमें प्लांटे और एनिमैलिया 2 किंगडम्स थे। ये सिस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसलिए समझना आसान था। प्लांट्स एक तरफ और एनिमल्स दूसरी तरफ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तथा फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई के बीच प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं किया। चलो कंफ्यूजन पकड़ते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है तो क्या वह ऑटोमेटिकली प्लांट होगा? पुराने प्लांट किंगडम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी और कई अलग ग्रुप साथ रखे गए थे, क्योंकि सेल वॉल एक कॉमन फीचर था। पर उनकी सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बहुत अलग थे। इसलिए केवल एक शेयर्ड फीचर के आधार पर ग्रुपिंग मिसलीडिंग हो सकती है। 2 किंगडम सिस्टम में क्लेमिडोमोनास और स्पाइरोगिरा जैसे ऑर्गेनिजम्स अलगे के साथ प्लांट्स में रखे गए, जबकि यूनिसेलुलर और मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स का डिफरेंस इग्नोर हुआ। फंगी को भी ग्रीन प्लांट्स के साथ रखा गया, जबकि फंगी हेटेरोट्रोफिक होते हैं और उनकी वॉल में चाइटिन होता है, ग्रीन प्लांट्स की वॉल में सेल्यूलोस। यह कंपैरिजन सिस्टम की इनएडिक्वेसी दिखाता है। एक एग्जाम आंसर में सिर्फ ये मत लिख देना कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन पुराना था।
इसलिए गलत था। रीजन लिखना जरूरी है। इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अलग नहीं हुए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अलग नहीं हुए, और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स तथा हेटेरोट्रॉफिक फंगाई भी साथ रखे गए। रीजन प्लस एग्जाम्पल लिखोगे तो आंसर ज्यादा प्रिसाइज बनेगा। फिर साइंटिस्ट ने माना कि सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल की नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर करना होगा। ध्यान दो, ये लिस्ट रटने के लिए नहीं, रीजनिंग के लिए है। जब कोई ऑर्गेनिज्म डिफिकल्ट लगे तो अपने आप पूछो, इसका सेल टाइप क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, और इसका एवोल्यूशनरी प्लेसमेंट कहाँ बेहतर बैठता है। अब बताओ, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में चेंजेस क्यों आए? क्योंकि साइंटिस्ट को नई सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स समझ में आते गए। प्लांट और एनिमल किंगडम्स ब्रॉडली कांस्टेंट रहे, लेकिन उनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे और बाकी किंगडम्स की नंबर तथा नेचर क्या होगी, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ बदलता रहा। यही आंसर पहली एक्सरसाइज का कोर है। 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज की। 5 किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमलिया। इसका इंपॉर्टेंस यह है कि ऑर्गेनिजम्स को केवल अपीयरेंस से नहीं, बल्कि मल्टीपल बायोलॉजिकल क्राइटेरिया से क्लासिफाई किया गया। इसलिए यह सिस्टम अर्लियर प्लांट एनिमल डिवीजन की तुलना में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंक्लूसिव बना। विटेकर के मेन क्राइटेरिया को एक मेंटल चेकलिस्ट की तरह रखो। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, तो इन 5 आइडियाज को क्लियरली मेंशन करना। केवल 5 किंगडम के नाम लिखना इनकम्प्लीट आंसर होगा। एक ब्रॉड कंपैरिजन करो। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूकैरियोट्स, फंगा यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्लांटे में यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमैलिया में मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। ये ब्रॉड मैप आगे के डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट नुआंस, 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज किया गया है। इसमें किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है और बाकी यूकैरियोटिक किंगडम्स को तीसरे डोमेन में रखा जाता है, जिससे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आती है। इस सिस्टम की डिटेल्ड स्टडी हायर क्लासेस में होगी, इसलिए अभी इतना समझो कि क्लासिफिकेशन आगे भी इवॉल्व कर सकती है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन का इवोल्यूशन। क्विक रिकैप करो। एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी यूज की, लिनियस ने प्लांटे और एनिमेलिया का 2 किंगडम सिस्टम दिया, और विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन तथा फाइलोजेनी जैसे क्राइटेरिया पर 5 किंगडम सिस्टम दिया। अब हम मोनेरा में एंटर करेंगे, जहां प्रोकैरियोटिक लाइफ की डाइवर्सिटी सामने आती है। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं और सोर्स के अनुसार बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर्स हैं। बैक्टीरिया सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है और ऑलमोस्ट एवरीवेयर मिलते हैं। सॉइल की एक हैंडफुल में भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। वे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो और डीप ओशंस जैसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, जहां बहुत कम लाइफ फॉर्म सरवाइव करते हैं। मोनेरा की डिफाइनिंग बात सेल टाइप है। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए इनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। कंपैरेटिव टेबल के हिसाब से मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सेल वॉल जनरली प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन चैप्टर में माइकोप्लाज्मा का स्पेशल केस भी है, जिसमें सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है। सेरिकल फॉर्म को कॉकस, प्लूरल कॉक्सी कहते हैं। रॉड शेप्ड फॉर्म बेसिलस, प्लूरल बेसिलाए है। कॉमा शेप्ड फॉर्म विब्रियो, प्लूरल विब्रियोज है। स्पाइरल फॉर्म स्पिरिलम, प्लूरल स्पिरिला है। एक सेकंड सोचो, शेप क्लासिफिकेशन और किंगडम क्लासिफिकेशन एक ही चीज है क्या? नहीं, शेप केवल मोनेरा के अंदर ग्रुपिंग का एक बेसिस है। स्ट्रक्चर सिंपल होने के बावजूद
बैक्टीरिया बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ये फोटोसाइंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या कीमोसाइंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। वास्ट मेजॉरिटी हेटेरोट्रॉफिक होती है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करती है। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को मिक्स मत करना। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से फूड बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स या डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हमेशा हार्मफुल नहीं होता। कई बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं, कर्ड बनाने में हेल्पफुल है, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में यूजफुल है और लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया हैं क्योंकि वे हार्श हैबिटेट्स में सरवाइव करते हैं। हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में, थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में और मेथेनोजेंस मार्शी एरियाज में मिलते हैं। आर्केबैक्टीरिया की सेल वॉल स्ट्रक्चर दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है और यही फीचर एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल से जुड़ा है। इस कनेक्शन को आंसर में जरूर लिखना। मेथेनोजेंस का एक स्पेसिफिक एसोसिएशन याद रखो। ये काउज और बफलोज जैसे रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं और उनके डंग से मीथेन यानी बायोगैस प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि आर्चा बैक्टीरिया का इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट यूज या रोल क्या है, तो मेथेनोजेंस और बायोगैस वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बन सकता है। अब यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, इनमें रिजिड सेल वॉल होती है और अगर ये मोटाइल हो तो फ्लैजेलम हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन algae भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं और फ्रेश वाटर, मरीन या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज अक्सर जिलेटिनस शीथ से घिरी होती हैं और पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बना सकती हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट्स में होता है। सोर्स एग्जांपल्स हैं नॉस्टॉक और अनाबीना। ध्यान रहे, ब्लू ग्रीन एल्गे नाम के बावजूद ये मोनेरा के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ट्रू प्लांट्स नहीं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं। इस प्रोसेस से रिलीज्ड एनर्जी का उपयोग एटीपी प्रोडक्शन के लिए होता है। ऐसे बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी बैक्टीरिया केवल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, इकोसिस्टम्स में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए भी एसेंशियल है। मोनेरा का मिनी रिकॉल करते हैं। पहला, बैक्टीरिया किस किंगडम में है। दूसरा, 4 बैक्टीरियल शेप्स कौन सी हैं। तीसरा, मेथेनोजेंस किससे जुड़े हैं। चौथा, साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पेशलाइज्ड किस सेल्स में हो सकती है। अपने आंसर्स मन में बोलो। मोनेरा, कॉकस बैसिलस विब्रियो, स्पिरिलम, बायोगैस प्रोडक्शन और हेटेरोसिस्ट्स। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन मेनली फिशन से करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में वे स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिमिटिव टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बैक्टीरियम से दूसरे में डीएनए ट्रांसफर भी हो सकता है। एग्जाम आंसर में मेनली बाय फिजन लिखना, लेकिन स्पोर्स और प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर को एडिशनल पॉइंट्स की तरह जोड़ना। माइकोप्लाज्मा एक कॉमन कंफ्यूजन है। इसे बैक्टीरिया से अलग किंगडम में मत रख देना। यह मोनेरा से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसकी खासियत है कि सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। यह स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन में है, ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकता है और कई माइकोप्लाज्मा एनिमल्स तथा प्लांट्स में पैथोजेनिक होते हैं। अगर तुम एडजी पर किसी एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ सॉल्व कर रहे हो, तो खुद से पूछो, क्या हर बैक्टीरियम हेटेरोट्रॉफिक है? नहीं। क्या हर बैक्टीरियम हार्मफुल है? नहीं। क्या हर मोनेरान में सेल वॉल होती है? माइकोप्लाज्मा के कारण नहीं। ऐसे वाई और एक्सेप्शन क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट मास्टरी बनाते हैं, सिर्फ लिस्ट याद करने से नहीं। अब किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स रखे जाते हैं। हालांकि इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। एक बायोलॉजिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टान कह सकता है, जबकि दूसरा उसे प्लांट कह सकता है। इसीलिए
प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन हमें बताती है कि नेचर में कैटेगरीज कभी-कभी शार्पली सेपरेटेड नहीं होती। इस चैप्टर में प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स शामिल हैं। मेंबर्स प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं। प्रोटिस्टान सेल्स यूकैरियोटिक हैं, इसलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ में फ्लाजेला या सिलिया भी होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकता है। प्रोटिस्टा को प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई के बीच लिंक जैसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके मेंबर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स का ब्लेंड दिखता है। कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक, कुछ फ्लैजेला या सिलिया से मूव करते हैं, और लाइफ साइकिल्स भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इसे लिटरल फैमिली रिलेशन की तरह नहीं, बल्कि मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक समझाने वाली आइडिया की तरह लिखना। क्रिसोफाइट्स में डायाटॉम्स और गोल्डन एल्गे यानी डेस्मिड्स आते हैं। ये फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करेंट्स में पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसलिए प्लैंटन का हिस्सा है। मोस्ट फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटॉम्स की सेल वॉल दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स जैसी होती है, जो सो बॉक्स की तरह फिट होती है। डायटोम वॉल सिलिका से एम्बेड होती हैं, इसलिए इंडिस्ट्रक्टिबल मानी जाती हैं। इनके वॉल डिपॉजिट्स बहुत लंबे समय में जमा होकर डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं। ये ग्रिटी सॉइल पॉलिशिंग और ऑयल्स तथा सिरप्स की फिल्ट्रेशन में यूज होती है। डायटम्स ओशंस के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। नेचर और इकोनॉमिक यूज को एक साथ याद करोगे तो आंसर ज्यादा मीनिंगफुल बनेगा। डिनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके पिगमेंट्स के कारण ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड दिखाई दे सकते हैं। सेल वॉल की आउटर सरफेस पर स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। मोस्ट में दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स वॉल प्लेट्स के बीच फरों में। स्ट्रक्चर के साथ हैबिटेट और पिगमेंटेशन भी नोट करो। रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जैसे गोनियोलैक्स कभी बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करके सी को रेड बना देते हैं। इसे रेड टाइड कहा जाता है। इनके टॉक्सिन्स लार्ज नंबर्स में रिलीज होकर फिशेस जैसे मरीन एनिमल्स को किल कर सकते हैं। अल्गल ब्लूम और रेड टाइड को इंटरचेंजेबल मत समझना। सोर्स में रेड टाइड स्पेसिफिकली रेड डिनोफ्लैजेलेट्स की रैपिड मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा है। यूडेनॉइड्स मेजॉरिटी में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं और स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं, बल्कि प्रोटीन रिच पेलिकल होती है, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। सनलाइट में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन सनलाइट न मिले तो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को प्रे करके हेटेरोट्रोफिक बिहेवियर दिखा सकते हैं। यूग्लेना यूग्लेनोइड्स का एग्जाम्पल है। इसके पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में पाए जाने वाले पिगमेंट्स जैसे होते हैं। यहाँ लाइकली क्वेश्चन हो सकता है, यूग्लेनोइड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? आंसर में फ्रेश वाटर हैबिटेट, प्रोटीन रिच पेलिकल, दो फ्लैजेला, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस और लाइट की एब्सेंस में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखना। ये कॉम्बिनेशन मिस मत करना। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स हैं। ये डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स पर मूव करते हुए ऑर्गेनिक मटेरियल एनगल्फ करते हैं। सूटेबल कंडीशंस में इनका बॉडी प्लाज्मोडियम नाम की एग्रीगेशन बनाता है, जो काफी फैल सकता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिनके टिप्स पर स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं और एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। प्रोटोजोन सभी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और प्रेडेटर्स या पैरासाइट्स की तरह लाइव करते हैं। इन्हें एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स माना जाता है। 4 मेजर ग्रुप्स हैं: अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। एक सेकंड पॉज करके चारों के मूवमेंट या स्पेशल फीचर को याद करो। अमीबॉइड में स्यूडोपोडिया, फ्लैजेलेटेड में फ्लैजेला, सिलिएटेड में सीलिया और स्पोरोजोन्स में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। अमीबॉइड प्रोटोजोएंस फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में मिल सकते हैं। ये स्यूडोपोडिया यानी फोस्फीट निकालकर मूव और प्रे कैप्चर करते हैं। अमीबा इसका एग्जाम्पल है। मरीन फॉर्म्स की सरफेस पर सिलिका शेल्स हो सकती हैं और एंटामीबा जैसे कुछ फॉर्म्स पैरासाइट्स होते हैं। इसलिए अमीबॉइड ग्रुप को केवल फ्री लिविंग समझना मिस्टेक होगी। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स फ्री लिविंग या पैरासिटिक हो सकते हैं और फ्लैजेला रखते हैं।
पैरासिटिक फॉर्म्स स्लीपिंग सिकनेस जैसी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ट्रैपेनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एक्वाटिक और एक्टिवली मूविंग होते हैं क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया हो सकती हैं। पैरामोसियम एग्जाम्पल है और सिलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट फूड लेडन वाटर को गलट में स्टीयर करती है। स्पोरोजोन्स में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज लाइफ साइकिल में होता है। प्लाज्मोडियम इसका नोटोरियस एग्जाम्पल है और मलेरिया कॉज करता है। अब प्रोटिस्टा का क्विक मैप। क्राइसोफाइट्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन, डायनोफ्लैजेलेट्स मरीन और रेड टाइड से जुड़े, यूग्लेनोइड्स फ्लेक्सिबल पेलिकल वाले, स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक और प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रोफिक। ये वन लाइन मैप रिवीजन में बहुत यूजफुल है। अब किंगडम फंगाई। फंगाई यूनिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है और मॉर्फोलॉजी तथा हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाता है। मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स, मशरूम्स और टोडस्टूल्स में फंगाई देखे जा सकते हैं। यीस्ट जैसे यूनिसेल्युलर फंगाई ब्रेड और बियर बनाने में यूज होते हैं। दूसरी तरफ कुछ फंगाई प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज भी कॉज करते हैं। फंगाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी एयर, वाटर, सॉइल और प्लांट्स तथा एनिमल्स पर पाए जा सकते हैं। इन्हें वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पसंद होते हैं। रेफ्रिजरेटर में फूड रखने का एक रीज़न ये है कि लो टेम्परेचर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से फूड स्पॉइल होने की प्रोसेस को प्रिवेंट करने में मदद करता है। यह एवरीडे एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को याद रखने में हेल्प करेगा। यीस्ट को छोड़कर फंगाई जनरली फिलामेंटस होते हैं। इनके लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइफे कहते हैं। हाइफे का नेटवर्क माइसीलियम कहलाता है। कुछ हाइफे कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म रखती हैं। इन्हें को एनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। दूसरी हाइफे में सेप्टे यानी क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। फंगल सेल वॉल चाइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। न्यूट्रिशन के हिसाब से मोस्ट फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और डेड सबस्ट्रेट से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर एब्सॉर्ब करते हैं। ऐसे फंजाई सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। जो लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं वे पैरासाइट्स कहलाते हैं। फंगाई सिम्बायंस भी हो सकते हैं, जैसे एल्गी के साथ लाइकेंस और हायर प्लांट रूट्स के साथ माइकोराइजा। फंगाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन, फिशन और बडिंग से हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स बन सकते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स में ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बासिडियोस्पोर्स शामिल हैं। अलग स्पोर नेम्स देखकर घबराना मत। पहले ये क्लासिफाई करो कि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल या सेक्सुअल है। फिर क्लास स्पेसिफिक डिटेल जोड़ो। फंगल सेक्सुअल साइकिल के 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्लाज्मोगैमी, यानी 2 गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म्स का फ्यूजन। दूसरा कार्योगामी, यानी 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन। तीसरा जाइगोट में मायोसिस, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। आंसर लिखते समय टर्म्स के साथ मीनिंग जरूर दो। सिर्फ 3 अनफैमिलियर वर्ड्स लिखने से एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। कुछ फंगाई में कंपैटिबल हैप्लॉइड हाइफ्यूज करने के बाद डाइकैरियोटिक स्टेज आता है। इसका मतलब है कि एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। यह कंडीशन डाइक्रियन कहलाती है और फेज डाइक्रियोफेज। एस्कोमाइसीट्स और बासिडियोमाइसीट्स में यह इंटरवीनिंग स्टेज हो सकती है। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करके डिप्लॉयड कंडीशन बनाते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। फंगे की क्लासेस किन फीचर्स पर बेस्ड हैं? माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी, स्पोर फॉर्मेशन का मोड और फ्रूटिंग बॉडीज। 4 क्लासेस हैं: फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स और ड्यूटेरोमाइसेट्स। इस क्लासिफिकेशन को याद करने का अच्छा तरीका है कि हर क्लास के लिए हैबिटेट, माइसिलियम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स की छोटी मेंटल फाइल बनाओ। फाइकोमाइसीट्स एक्वाटिक हैबिटेट्स, डिकेइंग वुड और मॉइस्ट तथा डैम्प प्लेसेस में मिल सकते हैं। कुछ प्लांट्स पर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इनका माइसीलियम एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स होते हैं और स्पोरेंजियम में एंडोजेनसली बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर बन सकता है। एग्जाम्पल्स हैं म्यूकोर, राइजोपस और अल्बुगो।
एस्कोमाइसीट्स को सैक फंगाई कहते हैं। ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम, लेकिन यीस्ट यानी सैक्रोमाइसीज रेयरली यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया हैं जो कोनिडियोफोर्स पर एक्सोजेनसली बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स एस्कास्पोर्स हैं जो सैक लाइक एसआई में एंडोजेनेसली बनते हैं। एसआई एस्कोकार्प्स नामक फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज्ड होते हैं। एस्कोमाइसेटीज के एग्जाम्पल्स में एस्परजिलस, क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा आते हैं। न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में एक्सटेंसिवली यूज्ड है। मॉरल्स और ट्रफल्स एडिबल डेलिकेसीज माने जाते हैं। यहाँ कॉमन मिस्टेक ये है कि फंजाई को केवल हार्मफुल समझ लिया जाए। फंगाई डिकम्पोजर्स, फूड सोर्सेज, रिसर्च ऑर्गेनिजम्स और एंटीबायोटिक सोर्सेज भी हो सकते हैं। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक से जुड़ा एग्जाम्पल है। बेसिडियोमाइसेट्स में मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई और पफबॉल जैसे फॉर्म्स आते हैं। ये सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स और लिविंग प्लांट बॉडीज में पैरासाइट्स के रूप में मिल सकते हैं। माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट होते हैं, जबकि फ्रैगमेंटेशन कॉमन वेजिटेटिव मेथड है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगामी डिफरेंट स्ट्रेन्स की वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से होती है। बसिडियोमाइसेट्स में रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डिक्कारियोटिक होती है और अल्टीमेटली बसिडियम बनाती है। बसिडियम में कारियोगामी और मायोसिस होती है, जिससे 4 बसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स बसिडियम पर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। बसीडिया फ्रूटिंग बॉडी बैसिडियोकार्प में अरेंज्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं एगेरिकस जो मशरूम है, यूस्टिलागो जो स्मट है और पचीनिया जो रस्ट फंगस है। ड्यूटेरोमाइसीट्स को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि इनके केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेजेस नोन होते हैं। जब सेक्सुअल फॉर्म्स डिस्कवर होते हैं तो इन्हें सही क्लासेस, अक्सर एस्कोमाइसीट्स या बासिडियोमाइसीट्स में मूव किया जा सकता है। ड्यूटेरोमाइसीट्स में रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है और माइसीलियम सेप्टेट तथा ब्रांच्ड होता है। एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनारिया, कोलेटोट्रिकुम और ट्राइकोडर्मा। फंगी का एक्टिव रिकॉल। फाइकोमाइसिट्स में माइसीलियम कैसा, एसेप्टिक या सेप्टेट? एस्कोमाइसिट्स में एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम? बसिडियोमाइसिट्स में 4 स्पोर्स कौन से? ड्यूटेरोमाइसिट्स को इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है? आंसर सोचो। फाइकोमाइसिट्स एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक, एस्कोमाइसिट्स में कोनिडिया, बासिडियोमाइसिट्स में बेसिडियोस्पोर्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स में सेक्सुअल फेज नोन नहीं। अब प्लांटे और एनिमलिया को चैप्टर लेवल पर देखते हैं क्योंकि इनके डिटेल्ड फीचर्स आगे के चैप्टर्स में आएंगे। प्लांटे में ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कुछ मेंबर्स पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप तथा पैरासाइट कस्क्यूटा। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट और मेनली सेलुलोज की सेल वॉल होती है। प्लांट्स की लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑल्टरनेट करती हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। इस फिनोमिनन को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। अलग प्लांट ग्रुप्स में इन फेजेस की लेंथ और डिपेंडेंस वेरी कर सकती है। कॉमन मिसकंसेप्शन यह है कि सभी प्लांट्स पूरी तरह ऑटोट्रॉफिक होते हैं। चैप्टर पार्शियल हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स देकर इस आइडिया को क्वालिफाई करता है। एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उनकी सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। फूड इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट होता है और रिजर्व्स ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर हो सकते हैं। न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, यानी फूड इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। एनिमलिया के हायर फॉर्म्स में इलैबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स होते हैं। मोस्ट एनिमल्स लोकोमोशन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के कॉपुलेशन के बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। एग्जाम में प्लांटे और एनिमलिया कंपेयर करते समय सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट्स लिखो। डिटेल फाइलर डिस्कशन इस चैप्टर का फोकस नहीं है। अब वायरसेस, वायरॉइड्स, प्राइन्स और लाइकन्स, ये विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नीटली फिट नहीं होते। वायरसेस नॉन सेलुलर एंटिटीज हैं, लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं
लेकिन होस्ट सेल में प्रवेश करने पर होस्ट मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करते हैं। इसी वजह से इनको लिविंग या नॉन लिविंग मानने पर डिस्कशन होता है। वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए में से कोई एक होता है। कोई वायरस दोनों नहीं रखता। प्रोटीन कोड कैप्सिड कहलाता है और कैप्सिड छोटे सब यूनिट्स कैप्सोमियर्स से बना होता है। प्लांट वायरसेस में जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल वायरसेस में सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अथवा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और बैक्टीरियोफेजेस में यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वायरॉइड्स वायरसेस से भी स्मॉलर इन्फेक्शियस एजेंट्स है। 1971 में टीओ डीनर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज से जुड़े वायरॉइड को डिस्कवर किया। वायरॉइड फ्री आरएनए होता है और इसमें वायरस जैसा प्रोटीन कोट नहीं होता। ट्रायंस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बने इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, बीएसई, जिसे मैड काउ डिजीज कहते हैं, और ह्यूमंस में सीजेडी प्रायन डिजीजेस के एग्जाम्पल्स हैं। लाइकेंस एल्गी और फंजी की म्यूचुअली यूजफुल सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोंट कहलाता है और फंगल कंपोनेंट माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट ऑटोट्रॉफिक होता है और फूड प्रिपेयर करता है। माइकोबियोंट हेटेरोट्रॉफिक होता है और पार्टनर को शेल्टर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स तथा वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसलिए फाइकोबियोंट को फंगस और माइकोबियोंट को अलगा समझना कॉमन मिस्टेक है। अब फाइनल रिकैप शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन की जर्नी एरिस्टोटल के सिंपल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस से लिनेस के 2 किंगडम सिस्टम और फिर विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम तक आई। विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को क्राइटेरिया बनाया। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा मोस्टली सिंगल सेल यूकैरियोटिक, फंगी हेटेरोट्रॉफिक, प्लांटे क्लोरोफिल कंटेनिंग और एनिमेलिया मल्टीसेलुलर तथा सेल वॉल रहित है। मुनेरा में बैक्टीरिया की 4 शेप्स, आर्की बैक्टीरिया के एक्सट्रीम हैबिटेट्स, यूबैक्टीरिया की डाइवर्सिटी, साइनोबैक्टीरिया के हेटेरोसिस और बैक्टीरिया की फिशन याद रखो। प्रोटिस्टा में ग्रुप पहचानने के लिए हैबिटेट, न्यूट्रिशन, मूवमेंट और स्पेशल स्ट्रक्चर देखो। फंगी में हाइफे, माइसियम, काइटन वॉल, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, स्पोर्स और सेक्सुअल साइकिल के प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी तथा मेयोसिस को सीक्वेंस में रखो। कॉमन मिस्टेक्स की फाइनल लिस्ट सुनो। ब्लू ग्रीन एल्गे नाम देखकर साइनोबैक्टीरिया को प्लांटे में मत रखो। यूग्लिना को केवल प्लांट या केवल एनिमल मत बोलो, उसके न्यूट्रिशनल मोड्स दोनों हो सकते हैं। फंगी को ऑटोट्रोफिक मत लिखो। वायरॉइड को वायरस का छोटा वर्जन मत समझो। वायरॉइड में फ्री आरएनए और प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। लाइकेंस में फाइकोबियोंट और माइकोबियोंट उल्टे मत लिखना। अब तुम्हारा फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे 5 किंगडम्स के नाम बोलो, फिर 2 किंगडम सिस्टम की 3 लिमिटेशंस बताओ। उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी में एक एक डिफाइनिंग फीचर और वायरसेस तथा वायरॉइड्स में एक डिफरेंस बताओ। अगर आंसर अटक जाए, एट में इसी डाउट को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करो या खुद को पढ़ाते हुए वॉइस में एक्सप्लेनेशन दो। आज की सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग यह है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ नेम्स की लिस्ट नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड ग्रुपिंग है जिसमें सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मिलकर प्लेसमेंट तय करते हैं। अगला कॉन्क्रीट स्टेप लो। एक पेज पर 5 किंगडम का कंपैरिजन बनाओ और हर किंगडम के सामने सेल टाइप, न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखो। फिर बिना देखे उसे दोबारा रिकॉल करो। बस एक बात हमेशा याद रखना, क्लासिफिकेशन बदलना कंफ्यूजन नहीं, बेहतर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का साइन है। आज हमने हिस्ट्री से लेकर मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और एसेलुलर एंटिटीज तक पूरा कॉन्सेप्चुअल मैप बनाया। अब अपने कंपैरिजन पेज को किसी फ्रेंड को टीच करके देखो। जहां एक्सप्लेनेशन टूटे, वही तुम्हारा नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट है। एट जी के साथ डाउट्स को छोटे क्वेश्चंस में तोड़ो और काम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो।